हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का एक चैप्टर दैट इज़ हैबिटेट ऑफ द लिविंग। एंड इस चैप्टर का आज हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एक्वेटिक हैबिटेट्स। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट पढ़ा है, जिसमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करके उसको कंप्लीट कर लिया था। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का लास्ट टॉपिक दैट वाज माउंटेन एंड पोलर रीजन्स, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट्स डिस्कस करने वाले हैं कि वाटर बॉडीज़ में पाए जाने वाले हैबिटेट्स को हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं, और एक्वेटिक हैबिटेट्स में किस तरीके के फिजिकल कंडीशंस होते हैं। ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू रीड इन टुडेज क्लास। एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स में किस तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, उनके किस तरीके का अडेप्टिव फीचर्स होता है, उनके बॉडी में कैसा अडेप्टेशन वो शो करते हैं ताकि वो पानी वाले इलाके में वाटर बॉडीज़ के ऊपर सरवाइव कर सकें। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपका सारा प्रीवियस टॉपिक का कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो टुडे लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। सो एक्वेटिक हैबिटेट में सबसे पहली चीज़ ये है कि एक्वेटिक हैबिटेट ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ में ही पाया जाता है। जितने भी पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ये सब फ्रेश वाटर वाले हैबिटेट हो जाएंगे। देन सीज एंड ओशंस, ये दोनों मिलकर के आपका सलाइन वाटर बॉडीज़ हो गया, मतलब जिसमें कि सलाइन वाटर मिलता है, सॉल्ट कंटेनिंग वाटर मिलता है। तो ये सब आपके मरीन हैबिटेट्स हो जाएंगे। सो एक्वेटिक हैबिटेट्स भी दो तरीके के हो जाएंगे, है ना। इसके बारे में हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा है while introducing the chapter, we have read about that. So aquatic habitat भी दो तरीके के होंगे depending on what kind of water body we are considering. अगर हम ponds, lakes and river, इन सब में किस तरीके का water present होता है, fresh water होता है which does not contain much salt in it। तो फ्रेश वाटर वाला जो हैबिटेट होगा उसको हम लोग नॉर्मली फ्रेश वाटर हैबिटेट कहेंगे, राइट, क्योंकि उसमें ज़्यादा सॉल्ट का कंटेंट नहीं होता है। एंड सी या ओशन में प्रेजेंट रहने वाले हैबिटेट्स को हम लोग मरीन हैबिटेट कहेंगे। विल कॉल इट मरीन हैबिटेट। एंड दीज हैबिटेट्स कंटेन सलाइन वाटर इन देम। तो सलाइन वाटर मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होता है समुद्र के पानी में। तो सी एंड ओशन वाला हैबिटेट हमारा मरीन हैबिटेट होगा, सलाइन वाटर कंटेनिंग हैबिटेट होगा। तो चाहे किसी भी तरीके का वाटर हैबिटेट हो, एक्वेटिक हैबिटेट हो, एक चीज़ तो ये फिक्स्ड है कि यहाँ पर पानी की तो कभी कमी नहीं होगी। मोस्टली हम लोगों ने डेजर्ट में देखा है पानी की कमी हो जाती है। माउंटेन या स्नो कैप्ड एरियाज़ में, पोलर रीजन्स में पानी रहता है, लेकिन वो फ्रोज़न फॉर्म में रहता है, जमा हुआ रहता है, बर्फ़ के फॉर्म में रहता है। तो जब तक बर्फ़ गलेगा नहीं तो नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में वाटर आएगा नहीं, तो उसका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। और ठंडा क्लाइमेट होने के वजह से बर्फ़ जल्दी गलता भी नहीं है। तो इसीलिए पानी की कमी तो हमारे पोलर एरियाज़ में भी होती है। नॉर्मल पानी वहाँ अवेलेबल नहीं होता है, बर्फ़ होता है, लेकिन उसको फिर गलाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए जो वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए एक्वेटिक हैबिटेट एक ऐसा ही हैबिटेट है जहाँ पर पानी की तो कभी कमी नहीं होती है, पानी हमेशा अवेलेबल रहता है। और इनफैक्ट इतने ज़्यादा पानी प्रेजेंट होने के वजह से ये भी डर रहता है कि कहीं प्लांट का बॉडी पार्ट्स इतने ज़्यादा पानी में रहने से सड़ ना जाए। तो इसीलिए ये इन सारे चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर बहुत तरीके के अडेप्टेशंस हम लोग देखते हैं प्लांट बॉडी में एंड एनिमल बॉडी में, क्योंकि उनको पानी के अंदर या पानी के ऊपर सरवाइव करना होता है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो हम एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में हम लोग यहाँ सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक्वेटिक प्लांट्स के बॉडी में किस तरीके का अडेप्टिव फीचर्स होता है। सबसे पहला बात कि जो रूट्स हैं, जो रूट सिस्टम होता है एक्वेटिक प्लांट्स में, वो या तो होता ही नहीं है, इट्स नॉट देयर, इट इज़ एब्सेंट। अगर होगा भी तो बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है।
तो क्यों पुअरली डेवलप्ड होता है या नहीं होता है, रूट्स होता ही नहीं है, ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंस पानी तो इजीली अवेलेबल है, तो पानी को अगर हम इजीली अवेलेबल रख रहे हैं, हैबिटेट में बहुत इजीली उसको पानी मिल रहा है, वो पानी के ऊपर ही ग्रो कर रहा है या पानी के अंदर ग्रो कर रहा है, तो उसके आसपास हर तरफ पानी है, तो पानी एब्जॉर्ब करने के लिए उसको बहुत एक्सटेंसिव और एलैबोरेट रूट सिस्टम का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जब रूट्स का ज़रूरत नहीं है तो इसीलिए रूट्स होता भी नहीं है, और अगर होगा भी तो बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं रहता है, बहुत बेसिक रूट उनके पास प्रेजेंट होता है जो बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता है, पुअरली डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है उनके पास। वो इसीलिए क्योंकि पानी आराम से अवेलेबल है, और रूट्स का काम होता है सॉइल के अंदर डीपली पेनिट्रेट करके पानी ढूंढना और पानी को एब्जॉर्ब करना और प्लांट बॉडी में पहुंचाना। तो पानी जब इजीली अवेलेबल है तो फिर रूट सिस्टम को उतना ज़्यादा डेवलप्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक फीचर अगर हम नहीं भी रखेंगे प्लांट बॉडी में तो भी प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, राइट। तो इसीलिए रूट्स जो हैं वो या तो होते ही नहीं हैं या होंगे भी तो बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो कि हर एक प्लांट में कॉमन है, जो भी एक्वेटिक प्लांट हम डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक एल्गी दिख रहा होगा जो नियरली पानी के सरफेस पर हम देखते हैं एल्गी, और वो भी प्लांट के कैटेगरी में ही आता है। देन वी रीड अबाउट सच प्लांट्स विच आर नोन एज एमर्जेंट प्लांट्स। तो हम लोग यहाँ 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे प्लांट्स का। तो पहला कैटेगरी है एमर्जेंट प्लांट्स का। एमर्जेंट प्लांट्स कैसे प्लांट्स होते हैं? एमर्जेंट प्लांट्स होते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड विथ फिक्स्ड रूट्स, जिनके पास होता है लॉन्ग एंड नैरो लीव्स। ओके, क्या मतलब है इसका? लेट अस अंडरस्टैंड। मतलब इसका ये है कि प्लांट बॉडी, जो उसका प्लांट बॉडी है, जिसका जो रूट्स है, उसका रूट सिस्टम पानी के सतह के जस्ट नीचे, पानी का जो सबसे नीचे का लेवल है वहाँ पर वो फिक्स्ड होगा, और वाटर लेवल के जस्ट नीचे वो ग्राउंड से अटैच्ड होगा और उसका रूट्स फिक्स्ड होगा। बाकी का उसका हिस्सा पानी में तैरेगा और पानी के ऊपर भी आ सकता है, सरफेस के ऊपर भी आ सकता है। मतलब आधी जो प्लांट की बॉडी होगी, जैसे लोटस प्लांट में हम देख रहे हैं, एज यू सी हियर इन द लोटस प्लांट, लोटस प्लांट का जो हाफ बॉडी है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, और यहाँ पर जो हिस्सा हम देख रहे हैं, जो इसका रूट वाला हिस्सा है, ये वाला जो रूट वाला हिस्सा है वो यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो रूट वाला हिस्सा, रूट्स यहाँ पर आपके फिक्स्ड हैं, ओके, एंड आधी जो बॉडी है इसकी वो पानी के अंदर है, एंड उसका जो फ्लावर वाला हिस्सा है वो पानी के ऊपर है। तो जब पार्शियली सबमर्ज्ड रहेगा पानी में कोई भी प्लांट पार्ट, कोई भी प्लांट जिसका आधा हिस्सा पानी के अंदर होगा और आधा हिस्सा पानी के ऊपर होगा और उसके पास फिक्स्ड रूट्स होंगे, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग एमर्जेंट प्लांट के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। सो इसीलिए लोटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमर्जेंट प्लांट, देन कैटेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमर्जेंट प्लांट। तो ये सब एमर्जेंट प्लांट के कैटेगरी में आएगा, जिसका आधा बॉडी पानी के अंदर है और आधा बॉडी पानी के ऊपर है, एंड उसके पास फिक्स्ड रूट्स हैं, ओके। देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट वी सी, देयर आर अदर फीचर्स ऑल्सो दैट वी सी। सो व्हाट आर द फीचर्स? फीचर्स हैं कि इनके पास लॉन्ग एंड नैरो लीव्स होता है, लॉन्ग एंड नैरो लीव्स उनके पास होंगे, एंड जो भी लीव्स इनके पास होते हैं, इनके पास इन लीव्स के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, जो इन लीव्स को पानी में रहने में जो रॉटिंग होता है, पानी में बहुत देर तक रहने से कोई भी चीज़ सड़ने लगता है, तो वैक्सी कोटिंग होने की वजह से लीव्स सड़ते नहीं हैं, बहुत दिनों तक खराब नहीं होते हैं, उनकी रॉटिंग नहीं होती है। तो खुद को रॉटिंग से बचाने के लिए, खुद को पेरिश होने से बचाने के लिए, लोटस प्लांट या किसी भी तरीके का एमर्जेंट प्लांट या कोई भी एक्वेटिक प्लांट, उनके लीव्स के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है,
जो उनको सड़ने से पानी में बचाता है। ओके, देन वी स्विच टू द नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज, यहाँ पे उतने अच्छे से आपको मे बी दिख नहीं रहा है, जस्ट राइट इट। नेक्स्ट कैटेगरी इज सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट। सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट, इसका एक एग्जाम्पल Vallisneria. Vallisneria is shown here. If it is not clearly visible, you can just understand कि Vallisneria एक ऐसा प्लांट है जिसका पूरा का पूरा बॉडी ही पानी के अंदर होता है। ठीक है, इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड अंडर वाटर। पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ होता है ये एक्वेटिक प्लांट, पानी के बिल्कुल अंदर पाया जाता है। इसका कोई भी बॉडी पार्ट पानी के सरफेस के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट, जिसका एक एग्जांपल है Vallisneria। व्हाट आर द फीचर्स दैट वी सी इन Vallisneria? Vallisneria का पहला फीचर तो यही है कि इसका पूरा का पूरा बॉडी पानी के अंदर होता है। दूसरा फीचर ये है कि इसके पास स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स होते हैं। स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स, स्पॉन्जी कैसे होंगे? स्पॉन्जी इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके स्टेम्स में एयर कैविटीज होता है, विच वी आर गोइंग टू रीड फर्दर इन द पैराग्राफ। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट कि इनके स्टेम्स में एयर कैविटीज होते हैं जो उनको हल्का बनाते हैं, लाइटर बनाते हैं, बिकॉज दे नीड टू be very flexible in nature so that वो heavy water currents को withstand कर सके। बहुत ज़्यादा heavy water currents आएगा, बहुत ज़्यादा पानी तेज़ी से बहेगा, तो हो सकता है कि प्लांट का बॉडी उस strong water current को बर्दाश्त ना कर सके और ब्रेक हो जाए। तो ब्रेक होने से बचने के लिए ये अपने स्टेम्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फ्लेक्सिबल बनने के लिए उनको स्पॉन्जी बनना पड़ता है। स्पॉन्जी के लिए उनके स्टेम्स में एयर कैविटीज होता है, मतलब ऐसे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिसमें हवा भरी हुई होती है, जिसको हम एयर कैविटीज कहते हैं, जिससे उसका स्टेम पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाता है और कभी भी अगर पानी तेजी से बहता है तो वो बेंड हो जाएंगे भले ही, लेकिन वो टूटते नहीं हैं। दे डोंट ब्रेक वेरी इजीली। ओके, देन दे हैव लॉन्ग नैरो लीव्स टू बियर वाटर करंट, मतलब उनके पास जो लीव्स होते हैं वो भी लॉन्गर होते हैं, नैरो होते हैं, ताकि वाटर करंट आए तो ये जो लीव्स हैं वो डैमेज ना हो। वो बेंड भले हो जाएंगे लेकिन डैमेज ना हो उनके साथ। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स इन सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट दैट वी सी। एंड द थर्ड कैटेगरी इज, आपको दिखेगा यहाँ पर थर्ड कैटेगरी जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। थर्ड कैटेगरी इज फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट, जिसका एक एग्जाम्पल है डकवीट। फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट जैसा नाम है वैसे ही उसका मतलब है। फ्रीली फ्लोटिंग मतलब जो पूरी तरीके से वाटर सरफेस पर ही तैरता है। फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट बिल्कुल वाटर सरफेस पर देखिए तैरता है। तो डकवीट का यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है जो पूरी तरीके से पानी पर तैरता है। एंड इट डज नॉट हैव एनी रूट्स, एज यू सी इसके पास कोई रूट नहीं है जो किसी सरफेस पर जाकर फिक्स करे खुद को। वो किसी भी ग्राउंड सरफेस से या किसी भी पोर्शन से खुद को फिक्स नहीं करता है। इसके पास कोई रूट का सिचुएशन नहीं है, इसके पास कोई रूट सिस्टम नहीं है। सो इसीलिए डकवीट के पास रूट्स नहीं है और वो पानी में सिर्फ तैरते हैं और पानी से ही जो भी उनको न्यूट्रिएंट मिलता है उसी से ही वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, व्हाटएवर that they do in order to survive. So duckweed are freely floating which only float on the surface of water. So हम लोगों ने यहाँ पे 3 तरीके का प्लांट पढ़ा, 3 कैटेगरीज पढ़ी हम लोगों ने प्लांट के बारे में। पहला तो हम लोग पढ़ रहे थे एमर्जेंट प्लांट। एमर्जेंट प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर होगा, कुछ हिस्सा पानी के ऊपर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा और उनके पास फिक्स्ड रूट्स होगा जो उनको पानी के सबसे नीचे लेवल पर ग्राउंड से जोड़कर रखेगा। ठीक है, मतलब इसके पास रूट सिस्टम होता है जो उनको ग्राउंड से जोड़कर रखता है और ग्राउंड से जोड़कर रखने के बाद उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर रहता है और कुछ हिस्सा पानी के ऊपर आ जाता है, जिसका 2 एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, कैट टेल्स एंड लोटस। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हम लोगों ने देखी है
सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट की। सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट आपका सेकेंड टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट है, जो कि ऐसा प्लांट है जो पूरी तरीके से पानी के अंदर ही रहता है और पानी के ऊपर इसका, पानी के सरफेस के ऊपर इसका कोई भी बॉडी पार्ट नहीं आता है। तो सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, जिसका एक एग्जाम्पल हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, वैलिस्नेरिया। एंड द थर्ड कैटेगरी इज फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट। फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट ऐसे प्लांट्स हैं जो पूरी तरीके से पानी के सरफेस के ऊपर ही उगते हैं। एंड फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट्स डू नॉट हैव अ वेरी गुड डेवलप्ड root system. Root systems are generally absent in freely floating plants. Okay, so these were the basic categories of aquatic plants. अब इन सारे plants के बारे में हम लोग details में discuss करेंगे in the further paragraph, and उनके adaptive features के बारे में भी discuss करेंगे. Okay, so let's just go line by line what's written. So next यहाँ लिखा हुआ है कि ज़्यादातर aquatic plants के जो stems होते हैं वो लॉन्गर, स्लेंडर, वीक एंड स्पॉन्जी होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको अपना वेट रिड्यूस करना पड़ता है, कम रखना होता है, वो बहुत भारी नहीं हो सकते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर स्टेम्स वेरी थिकर एंड हैवियर। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि अगर वो अपना बॉडी वेट ज़्यादा रखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो पानी में डूब जाएं, है ना। So they need to avoid sinking under water and they need to withstand water currents. जब पानी बहुत तेज़ी से बहता है, पानी का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, वाटर फ्लो का स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस स्पीड को वो बर्दाश्त कर सके and they can face that water current, they can withstand that water current and वो पानी में डूबे नहीं। तो इस चीज़ को करने के लिए उनको अपना बॉडी वेट, अपना स्टेम्स पतला रखना पड़ता है, बॉडी वेट कम रखना पड़ता है एंड स्टेम्स को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। ओके, देन ज़्यादातर जो लीव्स होता है एक्वेटिक प्लांट्स का, दैट इज़ हैविंग अ वैक्सी कोटिंग, दैट इज़ कवर्ड विथ वैक्स। एंड वैक्स से कोट करने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि वो बहुत जल्दी सड़ते नहीं हैं। इट इज़ डन टू अवॉइड डीके बिकॉज दे आर ऑल द टाइम एक्सपोज्ड टू वाटर। और जो चीज़ हमेशा के लिए पानी में एक्सपोज्ड है, पानी के कांटेक्ट में है, तो वो एक टाइम ज़रूर आएगा जब वो सड़ना शुरू करेगा। लेकिन ये चीज़ एक्वेटिक प्लांट्स के साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक एक्वेटिक प्लांट का जो लीव्स है वो वैक्सी कोटिंग से कवर्ड होता है, और वैक्सी कोटिंग से कवर्ड होने के वजह से उनमें ये जो डीके है ये बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। ओके, then there are some examples which are given. Examples है water hyacinth का, ठीक है, water hyacinth, then cattails, lotus, water lily. ये सब फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। इसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर फ्लोट करता है, कुछ हिस्सा पानी के अंदर रहता है, and they have got fixed roots. इसीलिए इनको किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है? They are categorized as emergent plants. एमर्जेंट प्लांट्स क्यों? क्योंकि इनका रूट्स फिक्स्ड होता है बट लीव्स एंड स्टेम एक्सटेंड आउट ऑफ वाटर। ठीक है, तो कुछ हिस्सा पानी के अंदर, कुछ हिस्सा पानी के ऊपर एंड फिक्स्ड रूट्स। तो ये तीनों फीचर्स मिलाकर कैसे प्लांट्स बनेंगे? एमर्जेंट प्लांट्स, जिसका बहुत एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। हम लोगों ने डायग्राम में 2 ही एग्जाम्पल देखा, कैटेल्स एंड लोटस, बट यहाँ और भी एग्जाम्पल्स हैं पैराग्राफ में, जैसे वाटर हायासिंथ, कैटेल, लोटस, वाटर लिली। तो 4 एग्जाम्पल्स हैं। यू कैन रिमेंबर एनी 2 whatever you want to. Okay, then there are other features also which are written कि इनके पास एयर कैविटीज होता है उनके स्टेम में और उनके लीव्स में, और लीव्स लार्जर एंड सर्कुलर होते हैं जो कि प्लांट को फ्लोट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज रिटन कि जो स्टोमेटा होता है एक्वेटिक प्लांट्स में वो अपर सरफेसेस पर पाया जाता है, जबकि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ये लोअर सरफेस पर होता है। जैसे सपोज इट्स जस्ट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक लीफ बनाऊँ तो बहुत इजीली आप समझ जाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश करी। जैसे मान लो एक लीफ है, ओके, नॉर्मली इफ आई ड्रॉ अ लीफ लाइक दिस, ओके, ये ऊपर वाला हिस्सा मान लेते हैं, इट इज द अपर पार्ट, दिस इज द upper side,
ओके। और ये जो नीचे जो इसका हिस्सा है, दिस इज़ अ 2D डायग्राम, यू कैन जस्ट इमेजिन दैट इन 3D कि लीफ का दो हिस्सा होता है, एक तो ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक उसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा होता है। सो आई एम जस्ट मार्किंग इट लाइक दैट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, जस्ट इमेजिन दैट इन 3D, ओके। सो ज़्यादातर जो नॉर्मल प्लांट्स हम देखते हैं, जैसे मैंगो का ट्री हो गया, मैंगो के लीव्स हो गए, या रोज़ प्लांट के लीव्स हो गए, या मिंट प्लांट के लीव्स हो गए, मतलब जो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, जो ज़मीन पर उगने वाले प्लांट्स होते हैं, उनमें जो स्टोमेटा का पोजीशन है, उनके लीव्स में जो स्टोमेटा का पोजीशन है, वो लीव्स के अंडर साइड में पाए जाते हैं, मतलब लोअर सरफेस में पाए जाते हैं। जैसे लीफ अगर इस तरीके से है, तो लीफ का जो नीचे वाला हिस्सा होगा, जो लोअर साइड होगा, जो लोअर सरफेस होगा, यहाँ पर स्टोमेटा कहीं कहीं पर प्रेजेंट होता है, ओके। अंडर साइड ऑफ द लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो ऐसा किस में होता है? नॉर्मल प्लांट्स में, जो कि जमीन पर उगते हैं। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में लोअर साइड ऑफ द लीफ में स्टोमेटा नहीं होता है, अपर साइड ऑफ द लीफ में स्टोमेटा होता है, ठीक है। सो ऐसा इसीलिए क्योंकि नीचे वाला जो हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है, तो उसको ऊपर जो हिस्सा है उससे उसको गैस एक्सचेंज करना पड़ता है। स्टोमेटा ऊपर होता है, लीफ के बिल्कुल ऊपर होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ जो अपर साइड है, अपर साइड यहाँ ऊपर की तरफ अगर स्टोमेटा होगा तो ये किसके पास होगा? ये ऊपर वाले साइड में स्टोमेटा कहाँ होता है? एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। और लोअर साइड में अगर लीफ के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा है, लोअर जो सरफेस है, वहां पर अगर आपको स्टोमेटा दिखता है तो वो किस तरीके के प्लांट्स में हम देखेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में देखेंगे, ठीक है। सो एक्वेटिक प्लांट्स में स्टोमेटा का पोजीशन अलग होता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में स्टोमेटा का पोजीशन अलग होता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में स्टोमेटा लीफ के नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, और एक्वेटिक प्लांट्स में स्टोमेटा का पोजीशन लीफ के ऊपर वाले हिस्से में होता है, अपर साइड में होता है, ओके। सो दैट इज द एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, तो वो चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा है, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लाइन में स्विच करते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट लाइन में बताया जा रहा है दैट प्लांट्स लाइक एनाकरीज, देन और भी एग्जाम्पल्स हैं, एनाकरीज एंड वैलिसनेरिया एंड हॉर्नवर्ट आर सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट। जैसा मैंने वहाँ पे आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया था वैलिसनेरिया का। वैलिसनेरिया के साथ साथ एक और एग्जाम्पल हम लोगों ने प्रीवियस पेज में देखा, एनाकरीज, ओके। एनाकरीज, वैलिसनेरिया एंड हॉर्नवर्ट, ये तीनों एग्जाम्पल्स आप किसके लिए याद रखेंगे? सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट के लिए। सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट्स कैसे होते हैं? जिसका पूरा का पूरा बॉडी पार्ट, रूट सिस्टम हो चाहे शूट सिस्टम हो, जो भी सिस्टम के बारे में आप बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा बॉडी पार्ट, होल ऑफ द प्लांट्स बॉडी इज अंडर वाटर, इट इज नॉट कमिंग आउटसाइड द वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस के ऊपर इसका बॉडी पार्ट नहीं जाता है, पूरा का पूरा बॉडी पार्ट पानी के अंदर होता है। तो ऐसे प्लांट्स का आपको 3 एग्जाम्पल दिया गया है, और ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट कहते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एनाकरीज, वैलिसनेरिया एंड हॉर्नवर्ट, okay. So these are the 3 examples, we can just remember it. And then what kind of features do they have? इनके पास soft stem होता है, long narrow leaves होता है, ताकि वो stronger water currents को बर्दाश्त कर सके और जल्दी डैमेज ना हो। एक्सट्रीम वाटर फ्लो जब होता है, स्पीड से जब पानी बहता है, तो उस पानी के बहाव में ये जो लीव्स और स्टेम्स हैं ये डैमेज होकर टूट कर गिर ना जाए, तो उस चीज़ से खुद को बचाने के लिए इनके पास सॉफ्टर फ्लेक्सिबल स्टेम्स होते हैं, लॉन्ग नैरो लीव्स होता है। एंड द लास्ट कैटेगरी दैट वी रेड इज फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट। फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था डकवीड, जिसमें मैंने बोला था कि पूरा का पूरा एंटायर प्लांट जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। इनके पास रूट सिस्टम या तो पुअरली डेवलप्ड होगा या तो एब्सेंट होता है। Okay, so that was all about aquatic plants that we had to read in aquatic habitat. Next that we are starting is aquatic animals, कि किस तरीके के aquatic animals पाए जाते हैं aquatic habitat में, and उनके पास किस तरीके का features होता है, what sort of body features, what sort of physical adaptive features do they have. So let us first start with the first line, that is fish। सबसे ज़्यादा अगर हम आपके दिमाग में अगर कुछ आता है कि एक्वेटिक प्लांट
अगर हमने पढ़ लिया तो एक्वेटिक एनिमल, सबसे कॉमन एक्वेटिक एनिमल क्या है? फिश है। जैसा डेजर्ट में पूछेंगे नेम वन कॉमन एनिमल विच इज़ फाउंड हियर, सो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में आएगा कैमल। उसी तरीके से एक्वेटिक हैबिटेट में पूछेंगे कि पानी वाले जगह में सबसे कॉमन एनिमल कौन सा है, तो हम लोग के दिमाग में आता है मछली, फिश, राइट? वी टॉक अबाउट फिश देयर. So then what sort of features do they have? So we have read about the adaptive features already in movements of the body. हमने थोड़ा थोड़ा adaptive feature पढ़ा है fish के बारे में, but still we'll again discuss that in detail. Body shape कैसी होती है fish की? Streamlined होती है, जो कि उनको पानी में swim करने में मदद करता है because they help in reducing the water resistance. ठीक है, क्योंकि पानी में कोई चीज़ अगर फ्लोट करना चाहता है या पानी में कोई चीज़ अगर स्विम करना चाहता है तो पानी नेचुरली उसको रोकेगा, उसको स्विम करने नहीं देगा. एंड जो ये नेचुरली जब पानी किसी चीज़ को स्विम करने नहीं देते हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वाटर. रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रुकावट. तो पानी रोक रहा है फिश को आगे मूव करने के लिए, क्योंकि पानी के अंदर कोई चीज़ वो ट्रैवल करेगा तो इट हैज़ टू एक्सपीरियंस दैट रेजिस्टेंस, दैट ऑब्स्टेकल. तो उस रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर रेजिस्टेंस कहते हैं. तो इस वाटर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए फिश का एक अडेप्टिव फीचर ये है कि उसका बॉडी स्ट्रीम्ड लाइंड शेप का होता है, जो कि उनको पानी में आराम से स्विम करने में मदद करता है. और वो इसीलिए क्योंकि स्ट्रीम्ड लाइंड शेप के वजह से वाटर का जो नेचुरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है. ओके, नेक्स्ट दैट इसके पास फिन्स होता है एंड टेल होता है, जो उनको पानी में अपना बैलेंस मेंटेन करने में एंड स्विम करने में मदद करते हैं. देन इनके पास स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन है जिसको हम गिल्स कहते हैं. तो दीज गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग अंडर वाटर. अब जैसे ह्यूमन बींग्स के पास अगर गिल्स होता तो हम भी बिना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, बिना कुछ ब्रीदिंग इक्विपमेंट लिए हम लोग आराम से पानी के अंदर डाइविंग कर सकते थे और पानी के अंदर स्विम कर पाते. लेकिन हम लोग पानी के अंदर इजीली आराम से स्विम नहीं कर सकते हैं. वी नीड टू टेक ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स विद अस, वी नीड टू हैव ऑक्सीजन cylinders with us, oxygen mask with us, and then we can swim under water. वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव लंग्स. और लंग्स तभी काम करता है जब हम एयर में सांस लेना चाहते हैं, और एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो गैशियस स्टेट में है. तो हम गैशियस ऑक्सीजन को जब हम इनहेल करना चाहेंगे और ब्रीथ करना चाहेंगे तो हम कर पाएंगे. लंग्स का इस्तेमाल हम वहाँ कर सकते हैं. लेकिन गिल्स का इस्तेमाल तब होता है जब हमें ऐसे ऑक्सीजन को ब्रीथ करना है जो पानी में घुला हुआ है. सो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है. ठीक है, सो द ऑक्सीजन गैस दैट वी ब्रीथ इन, जो ऑक्सीजन गैस हम सांस ले रहे हैं वो हवा में मिक्स्ड है ना, वो एयर में मिक्स्ड है. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. सो उसमें बहुत सारे गैसेस मिक्स्ड है, और उसमें जो ऑक्सीजन है उसको हम ब्रीथ कर रहे हैं, वो हम अपने बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हैं. और लंग्स में जाकर ये गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वापस एक्सेल कर देते हैं. लेकिन यही चीज़ फिशेस में पॉसिबल नहीं है. अगर उनके पास लंग्स होता तो वो लोग भी ब्रीथ नहीं कर पाते पानी में, क्योंकि पानी के अंदर ब्रीथ करने के लिए उनको एक स्पेशल ऑर्गन चाहिए जो कि पानी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को ब्रीथ करने में मदद करे. तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अपने डिज़ोल्व्ड फॉर्म में है, मतलब पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है. तो पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है उसको अपने बॉडी में एंटर करवाने के लिए हमें अलग से एक स्पेशल ऑर्गन लगेगा जिसको गिल्स बोलेंगे. और ये गिल्स होता है फिशेस के पास, इसलिए वो ऑटोमेटिकली ब्रीथ कर लेते हैं पानी के अंदर. दे डोंट नीड टू कम आउटसाइड वाटर एंड देन टेक इन ऑक्सीजन. दे कैन ईजिली ब्रीथ अंडर वाटर वाइल स्विमिंग. ठीक है, अपने गिल्स के मदद से वो लोग आराम से ब्रीथ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. देन इनका जो बॉडी है वो स्केल्स एंड म्यूकस से कवर्ड होता है, जो उनके बॉडी को वाटर प्रूफ बनाता है. ठीक है, तो फिश के बॉडी के बाहर बहुत सारे ऐसे स्केल्स होते हैं, म्यूकस होता है जो उनको वाटर प्रूफ बनाता है. जैसे सपोज इफ आई ड्रॉ अ फिश,
then you will be understanding this. Scale मतलब I hope you understand that. जैसे सपोज देयर इज अ फिश लाइक दिस, एंड ये जो ऐसे स्केल्स बने हुए होते हैं, राइट, ये जो मैं यहाँ पे ऐसे बॉडी में इस तरीके से आपको ऐसा सेमी सर्कुलर शेप का ऐसा आपको स्केल्स दिखता है, दीज आर द स्केल्स दैट वी टॉक अबाउट हियर. ये जो मैंने सेमी सर्कुलर शेप का स्केल्स बनाए हैं, यही सब स्केल्स हैं जो इसके बॉडी को वाटर प्रूफ बनाते हैं. एंड एट द सेम टाइम इसके बॉडी से कंटिन्यूसली म्यूकस निकलता है जो उसके बॉडी को वाटर प्रूफ बनाता है. ओके, एंड दे ऑल्सो हैव एयर ब्लैडर जो उसको पानी में फ्लोट करने में मदद करता है. ओके, तो उनके पास एयर ब्लैडर भी है जो उसको हल्का बनाता है और पानी के अंदर फ्लोट करने में मदद करता है. देन ये तो सबसे कॉमन एक ऑर्गेनिज्म है जो मिलता है एक्वेटिक हैबिटेट्स में, लेकिन और भी दूसरे एनिमल्स हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फिश. ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फिश ही मिलता है पानी में, पानी के अंदर और भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. तो लेट अस डिस्कस अबाउट अदर काइंड्स ऑफ एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम फिश. तो ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं बट वो फिश के कैटेगरी में नहीं आते हैं, दे आर समथिंग एल्स, एंड उनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी भी नहीं होती है. ठीक है, तो कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं जिनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है एंड इसीलिए वो बहुत इजीली स्विम नहीं कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स, इनका जो बॉडी शेप है वो नेचुरली स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है उसका, बट जब उनको मूव करना होता है तो देन दे कैन चेंज देयर बॉडी शेप इनटू स्ट्रीम्ड लाइन. ठीक है, तो जब they want to move, whenever they want to move from one position to another position, then they can make their body shape streamed line. तब वो अपने body shape को streamed line में convert कर सकते हैं for a certain period of time. but हमेशा के लिए वो अपने body shape को streamline नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो बहुत easily swim नहीं कर पाते हैं. ओके, तो ये तब अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाते हैं जब उनको कहीं मूव करना होता है एंड वेन एवर दे वॉन्ट टू कैच अ प्रे. ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो उसका खाना है, अगर उसको अपने प्रे को कैच करना है, उसे अगर शिकार करना है, हंटिंग करनी है, तो तब उसको मूव करने का एक अर्ज महसूस होता है कि अब उसको मूव करना है एंड इट नीड्स टू कैच इट्स प्रे, तब वो अपने बॉडी शेप को स्ट्रीमलाइन बनाता है. ऑल्सो ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग, उनके पास भी गिल्स होता है सांस लेने के लिए, और सिंस वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, उनके पास ज़्यादा मूव करने की कैपेसिटी नहीं होती है बिकॉज उनका नेचुरली स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर वो बॉटम डार्क जोन ऑफ द ओशन में पाए जाते हैं. एट द सेम टाइम ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स आर ब्लाइंड ऑल्सो, दे कैन नॉट सी, दे डोंट हैव आई साइट, तो ब्लाइंड होते हैं एंड दैट इज़ वाई बॉटम डार्क जोन में पाए जाते हैं. और बॉटम डार्क जोन अगर हम कह रहे हैं, डार्क जोन कह रहे हैं, मतलब वहाँ ज़्यादा सनलाइट पहुँचता नहीं है, इट इज़ नेचुरली अ वेरी डार्कर रीजन इन द ओशन, तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा सनलाइट नहीं पहुँचेगा तो कुछ दिखता भी नहीं है, इट्स नॉर्मली क्वाइट अ डार्कर एरिया. तो इसलिए वहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर ब्लाइंड होते हैं, दे डोंट हैव प्रॉपरली डेवलप्ड आई साइट. Okay, so they catch prey using some different kind of technique but not by seeing the prey. तो वो प्रे को अगर हंटिंग करते हैं या कोई ऑर्गेनिज्म पकड़ते हैं उसको खाने के लिए तो वो किसी दूसरे टेक्निक से पकड़ते हैं. दे डोंट सी द प्रे एंड देन दे कैच इट, बट दे कैच इट बाय यूजिंग डिफरेंट मीन्स. ओके, सो दिस इज a kind of another kind of organism that we read, that is octopus and squids. Then there are other kinds of animals also which are found in aquatic habitats. जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है about dolphins and whales. And dolphins and whales जो हैं ये दोनों mammals के कैटेगरी में आते हैं, मतलब they are not egg laying animals. जैसे कि हम लोग यहाँ बात कर रहे थे about octopus, squid या fish, ये सब मैमल नहीं है, ये सब एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये अपने ऑफस्प्रिंग्स अपने एग्स से प्रोड्यूस करते हैं. एग्स हैच आफ्टर अ मोमेंट, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड उस एग से फिर नया ऑर्गेनिज्म निकलता है. लेकिन डॉल्फिन एंड वेल्स में ऐसा नहीं है. डॉल्फिन एंड वेल्स एक्चुअली गिव बर्थ टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स एंड देन न्यू डॉल्फिन्स एंड न्यू वेल्स कैन come to earth and they can even give birth, so they don't lay eggs, that is why they are mammals. And
दे डोंट हैव गिल्स ऑल्सो, उनके पास गिल्स भी नहीं होता है, तो उनके पास इंस्टेड क्या होता है, दे हैव लंग्स टू ब्रीथ, एंड लंग्स से ब्रीथ करना है, इसका मतलब वो पानी में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है, जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, वो उसको तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर उनको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना होगा तो उनके पास गिल्स होना चाहिए, लेकिन डॉल्फिन और व्हेल दोनों के पास ही गिल्स नहीं होता है, इसीलिए उनके पास इंस्टेड ऑफ दैट लंग्स होता है। लेकिन लंग्स से अगर मुझे सांस लेना है या किसी भी ऑर्गेनिज्म को सांस लेना है तो उसको हवा में आके सांस लेना पड़ेगा, इसीलिए उनके हेड के ऊपर वाले हिस्से में, उनका जो सिर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहां पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं ब्लो होल, वी कॉल इट एज ब्लो होल। एंड इसी ब्लो होल को वो यूज करते हैं, दे ओपन इट एंड क्लोज इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एंड जब वो उसको ओपन करते हैं तो वो पानी के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड दे गल्प ऑक्सीजन फ्रॉम एयर व्हेन एवर दे कम आउटसाइड। तो वो पानी के ऊपर आते हैं, ब्लो होल को ओपन करते हैं, ऑक्सीजन बहुत सारा एक बार में इनहेल कर लेते हैं, अपने ब्लो होल के थ्रू उसका ऑक्सीजन चला जाता है, लंग्स में जाके उस ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, फिर वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लो होल के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जब वो पानी के अंदर स्विम करते हैं देन दे क्लोज देयर ब्लो होल्स, पानी के अंदर जब वो स्विम करेंगे तो उनका ब्लो होल बंद रहता है, और जैसे ही वो पानी के ऊपर आते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए तो फिर वो अपना ब्लो होल ओपन कर देते हैं, या पानी के ऊपर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए तो भी वो अपना ब्लो होल ओपन कर लेते हैं। सो वो टाइम टू टाइम पानी के सरफेस के ऊपर आते हैं इन ऑर्डर टू कैच ऑक्सीजन, इन ऑर्डर टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो पानी में प्रेजेंट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं करते हैं। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट वी सी हियर इज डक्स भी मिलता है, दीज आर द काइंड्स ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स दैट यू सी। सो डक्स के पास ऐसा क्या है जो उनको पानी में स्विम करने में मदद करता है, दे हैव गॉट वेब्ड फीट, ठीक है, इनके पास वेब्ड फीट होता है जो उनको पानी में स्विम करने में मदद करता है। सो दे हैव गॉट वेब्ड फीट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर वेब्ड फीट, वी कैन जस्ट सी दिस इन हियर in this diagram figure 10.23 you can see webbed feet का मतलब क्या है, इस तरीके का feet जो उनको मदद करता है swim करने में। and at the same time इनका जो bones है वो hollow होता है, मतलब अंदर से खोखला होता है, solid bones नहीं होते हैं, hollow bones होते हैं जो कि उनके पूरे body weight को कम कर देते हैं, और body weight कम होने की वजह से वो आराम से पानी में float करता है, तैरता है और पानी में डूबता नहीं है। Okay, so that is why it helps them to float very easily under the surface of on the surface of water. Then इसी तरीके से frogs के पास भी webbed feet होता है swimming के लिए, and they have got very strong hind legs जो उनको jump करने में मदद करता है, jumping and leaping इन सारे processes में इनका strong hind legs मदद करता है। and frogs के पास दो चीज़ें हैं ब्रीदिंग के लिए इसके पास लंग्स है, क्योंकि हम जानते हैं दैट फ्रॉग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्फीबियन। ओके, सो फ्रॉग इज अ काइंड ऑफ एम्फीबियन, वो एम्फीबियन के कैटेगरी में आता है। तो वेन एवर वी स्टडी अबाउट फ्रॉग्स, सो फ्रॉग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्फीबियन। सो वाई एम्फीबियन, क्योंकि फ्रॉग्स कैन लिव अपॉन लैंड ऑल्सो एज वेल एज दे कैन सर्वाइव अंडर वाटर, वो पानी में भी रह सकते हैं एज वेल एज ऑन लैंड, ज़मीन पर भी रह पाएंगे और पानी में भी रह पाएंगे। तो जो दोनों जगह सर्वाइव करने के लिए केपेबल है वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। तो एम्फीबियंस के कैटेगरी में फ्रॉग आता है। तो फ्रॉग को जब ज़मीन पर रहना है, जब लैंड में रहना है, तब वो अपने लंग्स का इस्तेमाल करता है फॉर ब्रीदिंग, और जब उसको पानी के अंदर रहना है तो देन इट यूजेस द मॉइस्ट स्किन टू ब्रीद अंडर वाटर। स्किन के थ्रू उसका गैस एक्सचेंज होता है पानी के अंदर। मॉइस्ट स्किन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसके स्किन से ऑटोमेटिकली ऑल द टाइम म्यूकस निकलता रहता है जो कि उसको उसके स्किन को हमेशा वेट रखता है, मॉइस्ट रखता है, और उसके स्किन से ही स्किन के थ्रू ही ऑक्सीजन उसके बॉडी के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके बॉडी से बाहर निकलता है पानी के अंदर। ओके, देन इट ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग स्टिकी टंग
जो कि उसको उसके प्रे को कैच करने में मदद करता है। जैसे अगर फ्रॉग को किसी इंसेक्ट को खाना है, किसी फ्लाई को कंज्यूम करना है, तो वो उस फ्लाई को, उस इंसेक्ट को अपने लॉन्ग स्टिकी टंग से कैच करता है। सो for catching its prey, for catching any kind of insect or flies, it uses the long sticky tongue to catch them. Okay, then skin of frog, frog का जो skin है वो camouflage कर जाता है with its surrounding। तो वो किसी भी सराउंडिंग में हो वो अपने स्किन के कलर को चेंज कर सकता है सो दैट वो सराउंडिंग से अपने आप को एक जैसे कलर में बना ले। सपोज इट इज़ हाइडिंग इन एनी प्लांट और इन एनी लीफ, तो अगर वो किसी लीफ के ऊपर बैठा है या किसी प्लांट के स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर बैठा है तो वो अपने स्किन के कलर को ग्रीन बना लेगा सो दैट इट इज मिक्सिंग विद द बैकग्राउंड, इट इज मिक्सिंग विद द ब्रांच एंड इट इज मिक्सिंग विद द कलर ऑफ लीफ सो दैट उसको कोई खोज ना पाए। तो ये जो कैमोफ्लेजिंग टेक्निक है वो बहुत हेल्पफुल है फ्रॉग के लिए, क्योंकि उसके जो एनिमीज हैं, उसके जो भी प्रेडेटर हैं जो फ्रॉग को कंज्यूम करते हैं, जैसे स्नेक हो गया या ईगल हो गया, कुछ भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फ्रॉग को खाता है, वो अपने आप को ऐसे एनिमीज से, ऐसे हंटर से, ऐसे प्रेडेटर से खुद को बचा सकता है, क्योंकि वो अपने आप को सराउंडिंग से मैच कर लेता है, सराउंडिंग के कलर से खुद को एक जैसा बना लेता है, इसीलिए उसको फिर दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म खोज नहीं पाते हैं। सो दे थिंक दैट इट इज़ द ग्रीन कलर्ड स्टेम, बट उस ग्रीन कलर के स्टेम में ही फ्रॉग का भी कलर छुपा हुआ रहता है और फ्रॉग का भी बॉडी छुपा हुआ रहता है, तो फ्रॉग को जल्दी उसके एनिमीज खोज नहीं पाते हैं। इस तरीके से फ्रॉग खुद को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम देयर एनिमीज, फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट aquatic animals that we had to read. आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीवन। जितने तरीके के एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने आज के क्लास में डिस्कस किया, आई होप दैट इज़ क्लियर। अगर कोई भी डाउट रहेगा देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी दैट इन द नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे बेस्ड अपॉन दिस चैप्टर, एंड अगर टाइम बचेगा वी कैन स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड करेंट्स। ओके, सो थैंक you for joining with me today, and thank you for attending the class. We'll meet in the next class and we'll start with some question answers based on this exercise. Thank you everyone. Be safe. Take care.